तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन जूल के बारे में और पूरा रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हाईलाइटेड वीडियो भी बना चुका हूं और मैंने एक प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाई थी जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई। और इस रिव्यू वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्राउन जूल में क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी, कुछ ट्रिकी चीज़ें भी थी। तो सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, बहुत सारे पॉजिटिव थे, बहुत अच्छा शो था, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही कमाल की थी, रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हटके बता रहा हूँ, वो था लोगन पॉल की परफॉर्मेंस। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये लोगन पॉल का ये तीसरा मैच था, और वो भी बिना रेसलिंग का कोई बैकग्राउंड से। मतलब वो एक यूट्यूबर है यार, एंटरप्रेन्योर हैं आजकल, तो वो चीज़ें सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अब रेसलर बनना वो भी इतने खतरनाक तरीके से, इम्प्रेसिव। और मैंने उन लोगों को भी प्रेस करते हुए देखा, तारीफ करते हुए देखा लोगन पॉल की, जो एक बार को उनको ट्रोल कर रहे थे कि कहाँ सेलिब्रिटी आ गया एक डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्या ये रेसल कर पाएगा, वो भी रोमन रेंस के सामने। और मैं भी प्रेस करूंगा लोगन पॉल को, उनकी डेडिकेशन थी, उनकी मेहनत थी, जो इतनी खतरनाक तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल चीता लग रहे थे, सीरियसली वो बिल्कुल चीता लग रहे थे। और इतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद एक बुरा काम भी हो गया लोगन पॉल के साथ, वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लोगन पॉल एक स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और उनके पैर के नीचे एक बैग रखा हुआ है थोड़ा आराम देने के लिए। और उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया कि टॉर्न मेसिकस एक बोन होती है घुटने में, इसके अलावा एमसीएल और एसीएल में थोड़ी बहुत शायद उनको प्रॉब्लम है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको ये इंजरी आधे मैच के दौरान हो चुकी थी, यानी बाकी का बचा हुआ आधा मैच लोगन पॉल ने इंजरी के साथ ही लड़ा था। अभी कमाल की बात है। तो हम लोग लोगन पॉल को विश करते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, और रेसलमेनिया तक शायद आप उनका एक और मैच देखोगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में है अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और एक पॉजिटिव थिंग ये भी है कि जेक पॉल भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, और ये भाई साहब तो एमएमए फाइटर हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनमें भी इंटरेस्टेड होगी। अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है फिलहाल, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड होगी इनके साथ। और एक और जो पॉजिटिव थिंग थी, जो बहुत ही बढ़िया थी, वो थी अंकल हाउडी और ब्रे वाइट की एक दूसरे के साथ फ्यूड। एक्चुअली में दोनों हैं तो एक ही, लेकिन फ्यूड बड़ी कमाल की है। तो क्राउन जूल में ब्रे वाइट ने एक प्रोमो कट किया था, और आपको याद होगा उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी थी जो हमें डायरेक्शन देती है कि ब्रे वाइट शायद कहाँ जा सकते हैं। तो ब्रे वाइट ने ये कहा था कि जब भी मैं वो मास्क पहनता था तब मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता था, जब भी मैं वो मास्क पहनता था मुझे किसी से डर नहीं लगता था, और जब भी मैं उस मास्क में होता था तो मैं अनटचेबल होता था। तो ये जो अनटचेबल वाली लाइन थी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि रोमन रेंस खुद को कहते हैं अनटचेबल। और ये शायद अर्ली सीड प्लांटिंग हो सकती है ब्रे वाइट और रोमन रेंस की फ्यूड के लिए। मगर मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, ये मैं पहले भी दे चुका हूं, कि मुझे नहीं लगता ब्रे वाइट कोई चैंपियनशिप मटेरियल है। वो एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, चैंपियनशिप से भी ऊपर। पर फिर भी कहीं ना कहीं रोमन रेंस और ब्रे वाइट को आमने सामने आना है, तो उसकी सीड प्लांटिंग ये हो सकती है। और खासकर ब्रे वाइट के प्रोमो के साथ तो आप बिल्कुल मतलब श्योर नहीं हो सकते कि ये कुछ भी हो सकता है। और अब बात करते हैं कुछ ट्रिकी रिजल्ट्स के बारे में। मैं इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूंगा, मैं इसे ट्रिकी बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैचेस आगे बनाने हैं और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेढ़ी चीजें, ट्रिकी चीजें करनी पड़ेंगी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली से जीत तो गए, अब किस स्टाइल में जीते ये भी आपको पता है। उन्होंने खुद को टर्म बकल से थोड़ा पुश किया, जिसके बाद वो पिन हो गए, मतलब बॉबी लैशली पिन हो गए थे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बॉबी लैशली ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे थे कंपेयर टू ब्रॉक लेसनर। आमतौर पे तो आपको पता है ब्रॉक लेसनर जब लगाने आ जाते हैं एक बार सुप्लेक्स सिटी, तो फिर 15-15, 16-16, याद करो जॉन सीना वाला सीन। मगर क्राउन जूल में बॉबी लैशली ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे थे, और ये ट्रिकी विक्ट्री भी थी, दोनों चीजें एक साथ थी। और इस पर डेम मेडिजर का और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये आगे जाके फ्यूड एक लंबा स्टेप और लेने वाली है, मतलब इनके बीच एक और मैच भी होगा। और मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार भी यही सीन था। और मैच खत्म होने के बाद, जब आपको याद होगा कि बॉबी लैशली ने मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर को हर्ट लॉक भी लगाया था जब तक वो चोकआउट नहीं हो गए थे, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इनके बीच एक और मैच होने वाला है। स्कोर फिलहाल है 1-1, और रेसलमेनिया में आपको पता चलेगा कि कौन जीतेगा। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में और उसके मैच के बारे में जो क्राउन जूल में हुआ था। और सीरियसली क्या हुआ था मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियन का टाइटल चेंज हुआ था, और इस हफ्ते क्राउन जूल में भी टाइटल चेंज हो गया। यानी आस्का और एलेक्सा ब्लिस का रेन था सिर्फ 5 दिन का। और जो क्राउन जूल में टाइटल चेंज हुआ, इसके पीछे का कोई सॉलिड रीजन मेरे पास तो है नहीं। मेरे हिसाब से वही वीकेस्ट रीजन यही है कि कोई चैंपियनशिप मैच में टाइटल चेंज होने नहीं वाला था, हर चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को चीज़ पता थी, तो इसीलिए टाइटल चेंज करवाने के लिए रॉ पे भी टाइटल चेंज करवा दिया गया। लेकिन एक चीज़ और थी जिसने ज़्यादा अटेंशन पकड़ी, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट थी निकी क्रॉस की, और पिन हुई थी एलेक्सा ब्लिस। और एलेक्सा ब्लिस के सामने इंटरव्यू के दौरान वो जो फ्लैश हुआ था ब्रे वाइट का लोगो, उसने भी काफ़ी अटेंशन पकड़ी। तो ज़रा ये मामला जो ऐसा है कि ब्रे वाइट भी हैं, एलेक्सा ब्लिस भी हैं, निकी क्रॉस भी हैं। निकी क्रॉस शायद ब्रे वाइट की हेल्प कर रही हैं, एलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट की तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो आगे जाके पता चलेंगे। और अब बात करते हैं ओमोस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के बारे में।
जिसमें पता नहीं क्या हुआ, मतलब ऐसा था कि ओमोस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को 4-5 पावर स्लैम लगा दिए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक स्लैम लगाया और पिन कर दिया ओमोस को। और ये मेरी समझ की कहानी इसीलिए है क्योंकि अगर आप सोचो कि ओमोस का जो कैरेक्टर है या फिर वो जो उनका एक क्रेडिबिलिटी है वो कितनी डाउन हुई। मतलब ओमोस इतने पावरफुल लग रहे थे, इतने ग्रेट लग रहे थे, इतने जायंट लग रहे थे, सिर्फ एक पावर स्लैम से गिर गए और पिन हो गए। ये बात मेरी सेंस के तो बाहर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ओमोस को बहुत तगड़ा बुक करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जायंट। जितना बड़ा उनका साइज है और जितना बड़ा उनका वेट है उसी हिसाब से उनको बुकिंग भी चाहिए। एंड आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज का ध्यान रखेगी और ओमोस को एक जायंट, एक मॉन्स्टर बना के रखेगी। और एक और मैच था जो अच्छा हो सकता था लेकिन कबाड़ कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बारे में। और मैं इस मैच को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस मैच में मतलब बहुत ही बढ़िया चीजें हो सकती थी, बहुत अच्छे मोमेंट हो सकते थे, बहुत अच्छे स्पॉट हो सकते थे। रिजल्ट को आप एक बार को छोड़ भी दो तो। और ये दोनों ही एनएक्सटी के फॉर्मर चैंपियन भी हैं और एथलेटिज्म बहुत कमाल का है इन दोनों का, तो ये मैच अच्छा बना सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मैच ना रह के एक रेस सी बन गई। और आई होप कि हम इनका जब अगला मैच देखेंगे, क्योंकि वो भी होगा ही होगा, इनका अगला मैच जरूर होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, और तब ये मैच बहुत ही शानदार होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। और अब बात करते हैं बहुत ही एक पॉजिटिव थिंग के बारे में जो कि हुई क्राउन ज्वेल में। वो था बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, एक लास्ट वुमेन्स स्टैंडिंग मैच। और इस मैच की क्वालिटी भी बहुत शानदार थी, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे इस मैच में। जितना मेरे को हाईलाइटेड वीडियो में इस मैच को प्रेस करना था शायद मैं उतना कर नहीं पाया, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मैच बहुत ही शानदार था। और बियांका ब्लेयर को मिलता हुआ फैंस का सपोर्ट इस बात का सबूत है कि बहुत अच्छी चैंपियन रही है जब से वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन ओवरऑल ये मैच काफी अच्छा था। बेली के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि जब से वो डैमेज कंट्रोल की लीडर बनी है, उनके चेले चपटों ने तो 2 बार चैंपियनशिप जीत ली लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं जीती। और मेरा थोड़ा हील चैंपियंस के साथ ज्यादा ही प्यार है कि आप मेरी प्रोडिक्शन वीडियो से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप मेरी वीडियोस को रोज फॉलो करते हो तो मैं चाहता था कि बेली इस चैंपियनशिप मैच को जीते, मगर गॉड नोस क्या होता है आगे। और अब देखने वाली बात ये होगी क्या बियांका ब्लेयर का अगला अपोनेंट कौन होता है। या तो बेली कंटिन्यू करेंगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक नया अपोनेंट ढूंढना पड़ेगा बियांका ब्लेयर के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो क्राउन ज्वेल में हुई, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, थोड़ी ट्रिकी भी थी, कुछ में मैचेस आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे फ्यूड कंटिन्यू जाएंगी, मगर ओवरऑल क्राउन ज्वेल का शो काफी अच्छा था। और एक चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिसके बारे में मैं अब बात करना चाहता हूँ, वो है रोमन रेंस। और अब रोमन रेंस लोगन पॉल से आगे बढ़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था लोगन पॉल के रूप में जिसे वो क्रॉस कर चुके हैं। और अब क्या रोमन रेंस इस साल अपनी चैंपियनशिप को लूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की अपीयरेंस होने वाली है? तो इसका जवाब है यस। काफी हद तक मैं सोचता हूं या फिर मैं ऑब्जर्व करता हूं, जितना मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व करता हूं उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन की अपीयरेंस होने वाली है और उसमें रोमन रेंस भी शामिल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने टेप्ड वाला स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वहां पे न्यू डे ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ मिलके ब्लड लाइन पे अटैक किया था, लेकिन बाद में अपर हैंड भले ही ब्लड लाइन को मिला था लेकिन एक शुरुआत हो गई थी सर्वाइवर सीरीज की। और आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि न्यू डे ने तो कहा था कि जब तुम वापस आओगे ब्लड लाइन को, मतलब उसोस को ये कहा था कि जब तुम यूएस में वापस आओगे तो तुम्हारे नेक्स्ट चैलेंजर होंगे हम। और ये बात तो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप की तरफ जा रही है, इससे सर्वाइवर सीरीज का क्या लेना देना। पर एक्चुअल में क्राउन ज्वेल में ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हरा दिया था उसोस ने, और अब शायद स्मैकडाउन के एपिसोड में आगे या उससे आगे कोई भी स्मैकडाउन के एपिसोड में न्यू डे का मैच होगा अगेंस्ट ऊसोस, और शायद वहां पे भी ऊसोस न्यू डे को हरा देंगे और वहां से ये फ्यूड जाएगी सर्वाइवर सीरीज की तरफ। तब इनके लीडर भी जुड़ जाएंगे ब्रॉलिंग ब्रूट्स की तरफ से शेमस और ब्लड लाइन की तरफ से रोमन रेंस। तो ये पूरा एक पार्ट है बड़ी स्टोरी लाइन का, बस इसे शुरुआत छोटे से किया गया है। और अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप बस एक हडल की तरह है, एक मतलब एक पार्ट की तरह, एक ब्रेकर की तरह है, जिसके बाद होगा मेन मैच, यानी मेन मामला बनेगा सर्वाइवर सीरीज की तरफ। और इस फ्यूड की प्रेडिक्शन मैंने आज से कई हफ्ते पहले ही कर दी थी, तो मैं अपने आप को प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने काफी अच्छा अंदाजा लगाया और मैं होप करता हूं कि ऐसा ही कुछ हो जैसा मैं सोच रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, सीरियसली मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मैं जितना सोच पाता हूं उस हिसाब से यही होने वाला है। और अब बात करते हैं जाते जाते कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक चीज एडवर्टाइज कर रखी है, वो है सेथ रॉलिंस के साथ आगे क्या होगा। बस यही एक सेगमेंट है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर रखा है, पर कुछ चीजें जरूर होने वाली है। वो है डैमेज कंट्रोल का सीन होने वाला है क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप अभी जीती है। बेली भले हार गई हैं लेकिन डिकोटा काय और ईओ स्काई चैंपियन बनी भी हैं, तो एक सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। और एलेक्सा ब्लिस के साथ पूरी सीन मैंने आपको बताया, क्या पता ब्रे वाइट का भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेगमेंट हो जाए, वीडियो पैकेज कुछ हो जाए। और देखने वाली बात ये होगी कि बॉबी लैशली आगे क्या करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मंडे नाइट रॉ पे हो सकती हैं। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा क्राउन ज्वेल का एक तरीके से रिव्यू कर दिया है। आप मुझे बताना आपके कुछ पॉइंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।